अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा नाम अकरम है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं गांव का एक नौजवान मर्द था और मुझे अपनी ताकत पर बड़ा मान था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ताकत एक गुनाह की नज़र हो जाएगी। मैं 4 बहनों का नौकर था और वो चारों बहनें रात होते ही मेरे कमरे में आ जाती और कहती कि आज अपनी ताकत हमें दिखाओ। फिर बारी बारी रात के अंधेरे में मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले कभी कोई इतनी रात को मेरे दरवाजे पर नहीं आया था। मैंने फौरन ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? तो बाहर से मुझे मालकिन की आवाज सुनाई दी। अपनी बड़ी मालकिन की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। दिल में अजीब अजीब तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि पता नहीं इतनी रात को क्या हो गया है जो मालकिन खुद मेरे दरवाजे पर आ गई हैं। मालिक भी दूसरे शहर गए हुए थे। दरवाजे पर मेरी चारों मालकिन ही खड़ी थी। उन्होंने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं उन्हें अंदर ले आया और समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे से क्वार्टर में अपनी मालकिनों को कहाँ बिठाऊं। वो चारों मेरी ही चारपाई पर बैठ गईं और फिर कहने लगी कि अकरम, आज हम चारों तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तक तुमने खुद को हमारा वफादार साबित किया है, आज हम यही देखना चाहते हैं कि तुम कितने हमारे वफादार हो। मैंने फौरन सीने पर हाथ बांधे और मालकिन से कहा कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी, तो फिर आज तुम्हारी मजबूती का इम्तिहान है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने मजबूत मर्द हो, तुम में कितना दम है। मालकिन की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं बहुत ज्यादा तमखम रखता हूँ, आपका हर काम फौरन कर सकता हूँ। मैं गांव का लंबा चौड़ा जवान था, वाकई बहुत दम रखता था, इसीलिए मैंने मालकिन से कहा कि आप बस हुक्म करें। ये कहते हुए मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन ने बहुत गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर अपनी शर्ट साइड में करके मेरे सामने अपने बड़े बड़े। मालकिन की इस हरकत पर मैं हैरान रह गया था। मेरी आंखें हैरत से खुल गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन ऐसा करेंगी। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और मुझसे कहा कि हम चारों ही इस जिंदगी से परेशान आ गए हैं, अब तुम ही हो जो हमारी मुश्किल आसान कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो आज की रात हम चारों को ही बारी बारी। उसके बाद एक के बाद एक चारों मालकिनों ने अपने कपड़े हटा दिए और उनकी हालत देखकर मैं बेकाबू हो गया। इसलिए मैंने मालकिनों के हुक्म पर उन चारों को 1 घंटे में ही। जवान बेटियों के होते हुए माँ बाप बहुत एहतियात करते हैं, खासकर किसी गैर मर्द को तो घर में बिना जरूरत दाखिल होने की इजाजत भी नहीं देते। लेकिन मेरा मालिक बहुत ही अजीब सा इंसान था। 4 जवान बेटियों की मौजूदगी में उसने मुझे अपने घर पर मुलाजिम रख लिया था और मेरे जिम्मे उन चारों की जरूरियात का ख्याल रखना था और उनके कामकाज करना था। इसीलिए मैं सारा दिन उन चारों के आगे पीछे फिरता था। ये नौकरी करना मेरे लिए मजबूरी था। दरअसल मेरी शादी के बाद से मुस्तकिल तौर पर मैं बेरोजगार रहा था, कभी कोई अच्छी नौकरी लग ही नहीं सकी। और फिर मेरे पास बेटी की पैदाइश हो गई। एक बेटी का बाप बनने के बाद मेरे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो मेरी बीवी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि या तो कोई काम करो या फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मैके वापस चली जाती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। नौकरी के लिए तो मैं पहले ही मारा मारा फिर रहा था, लेकिन नौकरी मिलकर ही नहीं दे रही थी। घरेलू हालात की वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सका था, कोई खास हुनर भी मेरे पास नहीं था। बस जहाँ भी कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिलती मैं कर लेता था। लेकिन आज की महंगाई के इस दौर में छोटी मोटी मुलाजमत से घर चलाना कहाँ आसान था, इसीलिए मेरे लिए जिंदगी मुश्किल हो रही थी। और फिर एक दिन जब मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ तो मैंने मुख्तसर सा सामान बांधा और अपनी बीवी से कह दिया कि अब मैं बड़े शहर जा रहा हूँ और वहीं से कमाकर पैसा भेजूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो मजीद तंगी में गुजारा नहीं करना चाहती थी। मेरा एक दोस्त शहर में रहता था, मैं सीधा उनके पास पहुंच गया और फिर उसी के जरिए से मैं अपने मालिक से मिला। मालिक ने मुझे बताया कि उसे अपने घर के लिए मुलाजमत की जरूरत है, कि उसे अपने घर के लिए मुलाजिम की जरूरत है। वैसे तो मैं उस नौकरी को करने के हक में नहीं था, लेकिन बीवी और बेटी का सोचकर मैं राजी हो गया। और जब मालिक मुझे पहली दफा अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मालिक की 4 खूबसूरत जवान और हसीन बेटियां थीं और चारों ही शहजादियां मालूम हो रही थीं। उन्होंने कीमती तरीन लिबास पहन रखे थे और चेहरे पर काफी मेकअप भी था। मालिक ने उन चारों से मेरा तारुफ करवाया और कहने लगा कि ये मेरी बेटियां हैं और तुम्हारा काम इनकी खिदमत करना है। इन चारों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। उन चारों की माँ नहीं थी, इसीलिए मालकिन के लिए शायद ज्यादा ही फिक्रमंद था। इसीलिए मालिक उनके लिए शायद ज्यादा ही फिक्रमंद था। पहले तो मैं परेशान हुआ कि ये कैसी नौकरी है, मैं मर्द होकर 4 लड़कियों की जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। मेरे लिए तो उनके कमरे में जाना भी एक अजीब सी बात थी क्योंकि मेरे घर का माहौल थोड़ा मजहबी किस्म का था और इन चीजों को बुरी नजर से देखा जाता था। लेकिन उस वक्त नौकरी की जरूरत होने की वजह से मैंने
मैंने हामी भर ली। और फिर बड़ी बात तो ये थी कि मुझे रहने के लिए क्वार्टर भी मिल रहा था। मेरे सारे ही मसले मुझे इस नौकरी से हल होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा मालिक बहुत ही अमीर आदमी है और कारोबार के सिलसिले में सारी सारी रात भी घर से बाहर रहता था। दिन में कम ही मालिक घर पर होता था। खैर, मेरी मुलाजमत दिन भर की थी। रात को मैं अपने क्वार्टर में चला जाता, लेकिन सारा सारा दिन मैं अपनी मालकिनों के आगे पीछे घूमता। वो चारों बहुत ही अजीब मालूम होती थी। अपने अपने कमरे में बंद रहती, मुझे अपनी जरूरत पर बुलाती तो भी काम से काम रखती। ज्यादातर वो सोती ही रहती थी। कभी कोई मुझसे बिला जरूरत बेतकल्लुफ नहीं हुई थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि जितनी मेरी तनख्वाह थी उसके मुकाबले में मेरा काम कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात और अजीब थी। मुझे बंगले के चौकीदार ने बताया कि इस घर में कोई भी मुलाजिम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। पता नहीं मालकिनें ऐसा क्या करती हैं कि कुछ ही दिनों बाद मुलाजिम दुम दबा कर भाग जाता है। तुम भी यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सकोगे। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। अब तक उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बल्कि मुझे तो सारी मालकिनें सीधी सादी सी लगी थी। चौकीदार कहने लगा, कुछ दिनों की बात है, फिर यकीनन ये तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई कारनामा जरूर करेंगी। मालिक तो खुद इनसे परेशान है, इसलिए इन्हें बहुत सख्ती में रखता है। मुझे ये भी हिदायत दी है कि मैं किसी तरह इन्हें बाहर न जाने दूं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हो गया तो वो आहिस्तगी से मेरे कान में कहने लगा, मुझे तो ये सारी चारों ही बड़ी अयाश किस्म की लगती हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। वो अपनी मालकिनों के बारे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तो कभी किसी भी मालकिन को अयाश नहीं पाया था, मगर फिर कुछ ही दिन गुजरे और मुझे चौकीदार की बात काफी हद तक ठीक महसूस हुई। एक दिन बड़ी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं फौरन पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए महीना होने वाला है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर मालकिन ने अपना पर्स खोला और मुझे कुछ पैसे निकालकर बिना जरूरत ही पकड़ा दिए और कहने लगी कि इन पैसों को तुम अपनी जरूरतों पर खर्च कर लेना। मालकिन की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। बिला वजह ही मालकिन ने मुझे हजारों रुपए दे दिए थे। खैर, मैंने खुशी से वो पैसे रख लिए। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अगले दिन भी मेरी दूसरी मालकिन ने मुझे पैसे दे दिए और उसने भी यही बात की कि इन पैसों से अपने मसले हल कर लो। मालकिन की इस दरिया दिली पर मैं हैरान रह गया था। चारों ही मेरी मदद करने को तैयार थी, जबकि मैंने किसी से मदद मांगी नहीं थी। मुझे पैसों की जरूरत थी और पैसे मुझे मिल रहे थे, इसलिए मैंने खामोशी से सारे पैसे रख लिए। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि इस दरिया दिली के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये मालकिन जरूर मुझसे कोई खास काम करवाना चाहती होंगी, लेकिन वो खास काम क्या था ये मुझे बिल्कुल भी मालूम ना हो सका। मेरी चारों मालकिनें सारा सारा दिन घर पर ही रहती थी। मैंने कभी किसी मालकिन को घर से बाहर लॉन में भी जाते हुए नहीं देखा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो पढ़ी लिखी थी या नहीं। अलबत्ता वो घर में भी खूब बन संवर कर रहती थी। एक शाम मालिक अपने काम से घर लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर्स थे और फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सारी बेटियों को समा दिए। मालिक के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। वो कहने लगे, तुम लोगों की किस्मत से मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है, इसलिए तुम लोगों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। वो अपनी बेटियों के लिए खुद खरीदारी करके आए थे और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मालिक अपनी बेटियों की जरूरत का सारा सामान खुद ही उन्हें ला कर देते थे। शायद उनकी बेटियों को बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, जैसा कि मुझे चौकीदार ने बताया था। कीमती तरीन कपड़ों से भरे हुए वो शॉपर्स पकड़कर भी मालकिन के चेहरे पर खुशी नहीं आई थी। वो सब बेदिली से अपने बाप से वो शॉपर लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मालकिनों के इस अंदाज पर मैं हैरान रह गया था। फिर मुझे लगा कि शायद वो इस घर से बाहर जाना चाहती हैं और खुद खरीदारी करना चाहती हैं, इसलिए खुश नहीं हुई। लेकिन ये इन बाप बेटियों का जाती मसला था और मैं इस मसले पर पढ़कर अपनी नौकरी खराब करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं खामोश रहा। उनके जाने के बाद मालिक ने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुमने बहुत आराम से उनकी जिम्मेदारी उठा ली है। और हैरत की बात यह है कि ये लोग तुम्हारे साथ खुश भी हैं, वरना इससे पहले मैंने जितने भी मुलाजिम रखे वो सबके सब उनसे तंग आकर चले गए थे। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, तुम और भी दिल लगाकर काम करो। मालिक की इस तरह तारीफ करने पर मैं खुशी से खिल उठा था। अक्सर मैं सोचता कि पता नहीं कैसी बहनें हैं, एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती, वरना तो बहनें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं। मेरी बहनें भी एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती थी, खेल कूद किया करती थी, लेकिन ये चारों तो अपनी जिंदगी में ही मगन हैं, जैसे एक दूसरे से कोई वास्ता ही ना हो। मैंने कभी किसी को किसी दूसरे के कमरे में जाते हुए भी नहीं देखा था और इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान
इम्तिहान भी हुआ था। मुझे नौकरी करते हुए पूरा महीना गुजर गया और फिर एक दिन मैं सुबह ही सुबह जब बंगले पर पहुंचा तो मेरी बड़ी मालकिन के कमरे से बोलने की आवाज़ आ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। मैंने फौरन मालकिन को पानी पिलाया और पूछा कि मालकिन क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मालिक को बुलाऊं? वो कहने लगी कि मालिक तो दूसरे शहर गए हुए हैं, तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो। और फिर मालकिन ने मुझे तेल की बोतल पकड़ाई और कहने लगी मेरे पैरों की मालिश कर दो। ये बात सुनकर मैं कुछ हैरान हो गया कि मालकिन कैसे मुझसे अपने पैरों की मालिश करवा सकती हैं। लेकिन मालकिन ने अपने पैर मेरे आगे कर दिए और खुद बेड से सर टिकाकर बैठ गई। ना चाहते हुए भी मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी पड़ी क्योंकि शायद मालकिन के पैरों में भी बहुत तकलीफ थी। थोड़ी देर के बाद मालकिन कहने लगी कि अब मेरा दर्द कम हो गया है, तुम अपने काम मुकम्मल करो। और मैं मालकिन के कमरे से बाहर निकल गया। मालकिन के आंसू खुश्क हो चुके थे और उनके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल से तासुरात थे। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन को अचानक से हुआ क्या था। रात तक वो भली अच्छी थी, फिर सुबह ही सुबह उनकी इतनी अजीब सी हालत क्यों हो रही थी। मैं सारी मालकिनों के छोटे मोटे काम निपटाने लगा और फिर ऐसे ही शाम हो गई। शाम के वक्त मेरा मालिक घर में दाखिल हुआ तो वो बहुत ही गुस्से में था। वो बड़ी मालकिन के कमरे में गया और फिर वहां से चीखों पुकार की आवाज आने लगी। ये तो मुझे समझ नहीं आया था कि मालिक किस बात पर गुस्से में था, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि वो मालकिन से खफा है क्योंकि वो मालकिन को बहुत बुरे बुरे लफ्जों में डांट रहा था और आगे से मालकिन के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि बड़ा ही जालिम बाप है, पहले ही मालकिन तकलीफ में है और मालिक उन्हें और डांट रहा है। कुछ देर बाद मालिक ने सारी बेटियों को एक जगह जमा किया और फिर खूब चीखों पुकार करने के बाद घर से निकल गया। मालिक के जाने के बाद जब मैं मालकिनों के पास पहुंचा तो वो सभी उतरे हुए चेहरे लिए बैठी थी। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और फिर रात को मैं अपने क्वार्टर में चला गया। मेरी बीवी का फोन आया था, वो मुझे बहुत ज्यादा याद कर रही थी। याद तो मैं भी उसे कर रहा था। एक महीने से मैं उसके बगैर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था और सर्दी की रातों में उसकी कमी का एहसास मुझे शिद्दत से सता रहा था। काफी देर तक मैं फोन पर ही उससे अपने जज्बात का इजहार करता था और फिर फोन बंद करके मैं करवटें बदलने लगा। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो मेरी बीवी का खूबसूरत सरापा मेरी आंखों के आगे लहराने लगता। उससे दूर होकर सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए थे। जब तक हम करीब थे तो लड़ते झगड़ते रहते थे। जब से मैं शहर आया था उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था। शायद वो भी मेरी जुदाई को सह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वापस जाऊंगा घर अपने गाँव में और नजमा के साथ 2-4 दिन गुजार कर लौट आऊंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि आधी रात के वक्त मुझे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी चारों मालकिन रात के इस पहर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फिर मेरी बड़ी मालकिन ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं इज्जत से उन चारों को अंदर ले आया। मैं बहुत ज्यादा कश्मकश का शिकार हो गया था कि ना जाने क्या बात है, इतनी रात को वो चारों यहाँ क्या कर रही हैं। और फिर बड़ी मालकिन ने मुझसे बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, अकरम तुम जब से आए हो तुमने हमारी बहुत मदद की है, खिदमत की है, लेकिन आज की रात हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम हमारे वफादार हो या नहीं। जो हम तुमसे कहेंगे क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो? मैंने हैरत से उन चारों को देखा और कहा, मालकिन मैं आपका वफादार मुलाजिम हूँ। अब तक आपने जो भी काम मुझसे कहे हैं मैंने कभी इनकार नहीं किया। अगर आपको किसी खिदमत की जरूरत है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ये सुनकर दूसरे नंबर की मालकिन कहने लगी, आज हम तुम्हारी ताकत आजमाने आए हैं, हमें पता तो चले कि तुम कितने मजबूत इंसान हो। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगा कि ऐसा कौन सा काम करवाना है मालकिन को। और फिर अचानक ही बड़ी मालकिन ने अपने कंधे से कमीज सरका दी। जैसे ही मेरी नजर बड़ी मालकिन के कंधे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। उनके कंधे पर बड़े बड़े जख्मों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी दरिंदे ने उन्हें पूरी तरह से नोच लिया हो। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और कहने लगी, इन जख्मों को गौर से देखो। हम हर रात इन जख्मों को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हर रात ही हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। फिर बड़ी मालकिन ने अपनी तीनों बहनों की तरफ देखा तो उन्होंने भी अपनी कमीज दांतों से सरका दी और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बड़ी मालकिन कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो हमें इस मुश्किल जिंदगी से निकाल सकते हो। मैंने हैरत से अपनी मालकिन से पूछा कि ये सब किसने किया है, आप लोगों का ये हाल कैसे हुआ? बड़ी मालकिन कहने लगी कि जिसे तुम हमारा बाप समझते हो वो हमारा बाप नहीं बल्कि एक घटिया इंसान है जो हमें खरीद कर यहाँ लाया। हम चारों ही छोटे छोटे गाँव से ताल्लुक रखती हैं और मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाकर हमें शायद लाया था ये,
اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو خوش نہ کر پائیں تو وہ آدمی اسی طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی تھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا 2 دفعہ ابارشن ہو چکے ہیں، جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں تو وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اسی لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا تو میری ہمت نہ ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اس لیے اس نے میری شکایت کر دی اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا کہ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گے تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکن رونے لگی۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھی اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مزید حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میں ان چاروں کو بہنیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں بھی نہیں تھی۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے مل کر انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو، تم نے کبھی نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس 1 مہینے میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین ہوا تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھنونے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگی کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح بھاگ نہیں سکتے جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں کو یہاں سے فرار کروا دو۔ یہ کہہ کر وہ چاروں میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی مدد کروں اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ اس آدمی کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے، تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ لگانے کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی اور پھر چائے کے کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تو میں نے کہا کہ سردی ہے اس لیے بس آپ لوگوں کے لیے بھی چائے لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ ان سب نے چائے پی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے ان چاروں مالکنوں کو چپکے سے اس بنگلے سے نکال دیا اور خود بھی اپنے سامان کے ساتھ نکل گیا۔ ان چاروں کے پاس کافی سارے پیسے موجود تھے جس سے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتی تھی۔ میں نے ان چاروں کو ان کے گاؤں جانے والی ٹرینوں میں صبح سویرے ہی بٹھا دیا اور خود بھی واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا۔ میرے پاس کافی پیسے تھے، میں نے سوچا کہ کچھ دن نجمہ کے ساتھ گزاروں گا اور پھر کسی دوسرے شہر جا کر نوکری کی تلاش کروں گا۔ مجھے امید تھی کہ ان لڑکیوں کے والدین انہیں معاف کر دیں گے کیونکہ ماں باپ کا ہی اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ہر غلطی نہ صرف معاف کر سکتے ہیں بلکہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں دنیا کے آگے سرخرو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی اچھی خاصی لگی لگائی نوکری پر لات ماری تھی۔ میری نظر میں مظلوموں کو ظالم سے بچانا زیادہ ضروری تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا تھا اور ان چاروں لڑکیوں کی حفاظت کی تھی۔ آج میں اپنے اس عمل پر بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر جاؤں گا اور کوئی مجھے نوکری دے گا بھی یا نہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ میری یہ نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ میری سب بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ محبت میں اندھے ہو کر کسی غیر مرد پر اعتبار کر کے اس طرح اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کیا کریں، کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ کے ماں باپ رسوا ہوتے ہیں بلکہ آپ بھی ذلت کا شکار ہوتی ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور خود اپنی عزت کریں۔ اس طرح گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیاں ساری زندگی صرف ذلیل اور خوار ہوتی ہیں، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا آپ بھی میری اس بات سے متفق ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔